नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का बीटेट, सीटेट, एस्टेट। अगर आप किसी भी पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं तो आपके लिए ही यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे प्राइमरी के हैं चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हैं, आप सबों के जहन में सबसे पहला प्रश्न होगा कि आखिर इस बार किस प्रकार से बहाली होगी। क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन और सेंट्रलाइज रूप में बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और उसके लिए नई नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है, जो कि आप सबों को पता है कि नियुक्ति नियमावली 2022 के नाम से जानी जा रही है। और उम्मीद है कि आज कैबिनेट में ये पारित हो जाए, इस पर मुहर लग जाए। परंतु सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि आखिर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नियोजन इकाई, जो कि 8000 से ज़्यादा नियोजन इकाई पूरे बिहार प्रदेश में कार्यरत है, सारी नियोजन इकाइयों में किस प्रकार से शिक्षा विभाग उनका चयन करने को आपको कहेगा। बहाली की प्रक्रिया में अगर एक स्पेसिफिक नियोजन इकाई में अगर आप चयन हो जाते या आपने ऑप्शन लिया है, अगर उसमें चयनित नहीं होते हैं तो क्या आपकी दावेदारी खत्म मानी जाएगी? क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा, तिबारा मौका मिलेगा? तो इन सारी प्रक्रियाओं को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्योंकि नियुक्ति नियमावली 2022 में कई नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पूर्व में जो बहालियां होती आई हैं, बहुत सी विसंगतियां पाई गई हैं और उन्हीं विसंगतियों को दूर करने हेतु सरकार ने नए प्रावधानों को यहाँ पर पूरी तरीके से अमलीजामा दे दिया है। और उन्हीं के तहत जो खबरें निकल कर आई हैं, उन खबरों में पहले आपने देखा होगा कि 6 नियोजन इकाई को चुनने की बातें थी। बाद में मैंने आपको बताया भी था कि जब तक कोई स्पष्ट जो रूपरेखा निकल कर नहीं आती है तब तक आप इंतजार कीजिए। वो 6 से बढ़कर आज 20 की बातें चल रही हैं। उसके बावजूद भी ये केवल 20 तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि ये संख्या बढ़ घट सकती है, इसकी भी बातें हैं। आखिर कैसे आपकी बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी 7वें चरण में, इन सभी मुद्दों को हम लोग जानेंगे। नियमावली 2022 में मुख्य बातें क्या क्या हो सकती हैं, सारी बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे, बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अपनी बहाली की प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेने में आसानी हो सके, कहीं कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं आज के अखबार का वो कटिंग जो कि प्रभात खबर में प्रकाशित है और बहुत ही स्पष्ट ढंग से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया और 20 नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। पिछले दिनों याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि आप ऑफिशियल बात का इंतजार कीजिए, और जो बातें निकल कर आती हैं अखबारों के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से कहिए या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से इनका सोर्स होता है, अखबार वाले का, हर लोगों का सोर्स होता है, उन्हीं के माध्यम से ये जानकारियाँ निकाली जाती हैं और तकरीबन लगभग जो है वो स्पष्टता आपको अब आती होगी नियमावली 2022 को। पहली बात कि ऑनलाइन रूप से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, एकदम सरल शब्दों में समझिए, आपकी डोमिसाइल इस बार लागू है, बाहर के लोग नहीं आ पा रहे हैं। तीसरी बात कि सेंट्रलाइज तरीके से आपकी जो है सारी प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नियोजन इकाई नहीं दौड़ना पड़ेगा, एक ही बार आवेदन कीजिए और सारी जगहों पर आपको जो है ऑप्शन चूज करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या खबर है अंदर में, ये आप पहले समझिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि कैसे आपको दोबारा तिबारा मौका मिलेगा एक बार अगर आप विफल हो जाते हैं उस संबंधित नियोजन इकाई में। तो करीब 2 लाख से अधिक पदों पर बिहार में जो प्रस्तावित 7वां चरण है, उसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अब केंद्रीयकृत होगी, यानी कि सेंट्रलाइज होगी। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय अब ले लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो हालिया बैठक हुई थी इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है, यानी कि अब इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अमलीजामा पहना दिया गया है। बस एक औपचारिकता जो है कैबिनेट की पूरी करनी है। शिक्षक अभ्यर्थियों को विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन के लिए खुद नहीं जाना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात, अभ्यर्थी घर बैठे एक से अधिक नियोजन इकाइयों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बड़ी बारीकी से समझिएगा, एक से अधिक नियोजन इकाई में आप जो है घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और उसी आवेदन फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया रहेगा और उस ऑप्शन में अधिकतम 20 नियोजन इकाइयों में आप आवेदन का विकल्प देने का विभाग ने प्रस्ताव रखा है कि 20 जो नियोजन इकाई है वो आप चुन सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए, केवल 20 ही नहीं, आप ये संख्या जो है कम या अधिक किए जा सकते हैं, इस पर भी अभी
पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि केवल 20 ही होगा। पिछले दिनों 6 आया था, 6 से 20 हुआ है और अभी भी ये संख्या बढ़ और घट सकती है, क्योंकि मैंने इसका स्पष्ट उदाहरण दिया था कि आपके अधिकारों को सीमित शिक्षा विभाग नहीं करेगा। और अगर शिक्षा विभाग सीमित नियोजन इकाइयों को अगर ऑप्शन दे रहा है तो एक ऐसा प्रावधान जरूर रहेगा कि बाकी जगहों पर भी जो है आपकी दावेदारी को सीमित नहीं किया जाएगा। ये मेरा ऐसा मानना है और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग भी इस पर जोर दे रहा है। जानकारी के मुताबिक 7वें चरण में जो अभ्यर्थी हैं, आवेदन से लेकर के नियुक्ति तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है और इसमें नियोजन इकाइयों का हस्तक्षेप न के बराबर रहेगा। केवल नाम मात्र का उनके अधिकारों को पूरी तरीके से सीमित कर दिया जाएगा। खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सीमित जरूर किया जा सकता है और वही इस बार हो रहा है। पोर्टल के माध्यम से बहाली होनी है, आप सबों को पता है, और पोर्टल का सिस्टम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के जो अभ्यर्थी होंगे जो आवेदन करेंगे वो एक ही पोर्टल उनके लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक के अभ्यर्थियों के लिए एक ही पोर्टल है, कोई अलग अलग पोर्टल नहीं है। और उसी पोर्टल के आधार पर 30 सितंबर को उसका पोर्टल का अनुमोदन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको सारी जानकारियाँ 30 सितंबर को पोर्टल के माध्यम से भी मिलने लगेगी। अब क्या है कि पोर्टल जो है वो औपबंधिक मेधा सूची हो या आपत्ति का दावा हो या फाइनल मेरिट लिस्ट हो, ये सारी मेरिट लिस्ट को उस पोर्टल के माध्यम से ही तैयार कर दिया जाएगा और संबंधित नियोजन इकाइयों को पोर्टल के लिंक पर ही अपनी औपचारिकता पूरी करनी होगी। अभी आप देखते होंगे कि एनआईसी के वेबसाइट पर जो है आपको पूरी औपचारिकता पूरी की जाती है कि भाई फलाना एनआईसी अगर भागलपुर का है तो वहाँ पर आप देखेंगे, एनआईसी अगर पूर्णिया का है तो आप वहाँ पर देखेंगे, पटना का है तो अलग एनआईसी पटना है, तो आपको बड़ा समस्या होता होगा। लेकिन अब क्या है कि एनआईसी को उसी पोर्टल पर अपनी सारी ये जो औपचारिकताएं हैं, मेधा सूची बनाना, औपबंधिक मेधा सूची बनाना, आपत्ति लेना, आपत्ति का निराकरण करना, ये सारी प्रक्रियाएं उसी पोर्टल के माध्यम से पूर्ण कर ली जाएगी। अब क्या होगा कि केवल काउंसलिंग जब होगी तो काउंसलिंग के समय ही अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई के समक्ष खड़ा होना होगा और सूत्रों के मुताबिक अभ्यर्थियों के जो गृह जिला होगा उसी गृह जिला में जरूरी दस्तावेज का सत्यापन हो जाएगा। ये एक नई और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि आपको दस्तावेज का सत्यापन भी अपने गृह जिले में ही ये हो जाना है और केवल जिस नियोजन इकाई में अगर आप आवेदन किए हैं और जहां पर आपकी बहाली सुनिश्चित हो गई है, केवल वहां पर उनके समक्ष संबंधित नियोजन इकाई के समक्ष आपको उसी समय काउंसलिंग के समय उपस्थित होना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, दस्तावेज का सत्यापन, आप मान लीजिए कि आप अगर पूर्णिया के रहने वाले हैं, आपने भागलपुर के नियोजन इकाई को सेलेक्ट किया है, भागलपुर में आपने जो है प्रक्रिया पूरी कर ली है, चयनित हो गए हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्णिया में ही हो जाएगा, आपके गृह जिला में। लेकिन काउंसलिंग के लिए केवल आपको अटेंड होना पड़ेगा भागलपुर के उस संबंधित नियोजन इकाई में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भागलपुर में नहीं होगा। उम्मीद होगा कि इस उदाहरण से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। कोई अगर पटना जिला का है तो पटना जिला में ही उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसको भागलपुर या फिर सहरसा या फिर पूर्णिया, लखीसराय जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस नियोजन इकाई में चयन हो रहा है वहाँ काउंसलिंग के लिए आपको केवल जाना पड़ेगा। सब कुछ जो है वो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। अभ्यर्थी चाहे जहाँ, यानी कि जहाँ चाहेगा वह नियोजन इकाई पहुँचकर काउंसलिंग करा लेगा, कोई बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी जहाँ चाहेगा वहाँ पर वो काउंसलिंग करा सकता है, उसमें बाध्यता नहीं है। मैंने पहले बताया है आपको, आपके अधिकार को सीमित नहीं किया जाएगा। हालांकि स्कूलों में रिक्तियाँ और दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से, उसके चॉइस के हिसाब से नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। अब देखिए, आप कहीं भी जा करके 38 जिले के 8,000 से ज़्यादा नियोजन इकाई में आपने जो काउंसलिंग अटेंड करना है आपने कर ली, लेकिन अब ये देखना होगा कि उस नियोजन इकाई के जो विद्यालय हैं उनमें रिक्तियाँ कितनी है और जो दूसरे क्राइटेरिया जो होते हैं कि आपके कोटि में या अन्य जो प्रावधान है उसके तहत अगर आप वहाँ फिट बैठते हैं तो आपको वहाँ मिलेगा। अदरवाइज जो दूसरा चॉइस होगा आपको उसके अकॉर्डिंग आपके जो विद्यालय हैं वो अलॉट किया जाएगा, यानी कि आपके चॉइस के हिसाब से नियुक्ति पत्र निर्गत तो किया जाएगा। लेकिन स्कूलों में रिक्तियां हैं कि नहीं हैं या दूसरे क्राइटेरिया को पूरी तरीके से आप फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी देखना आवश्यक होगा। अगर ये ध्यान से समझिएगा कि अगर पहली बार में उसकी चॉइस के हिसाब से स्कूल नहीं मिलता है, मान लीजिए कि आपने सबसे पहले पटना जो है अप्लाई किया है, पटना के जो कोई नियोजन इकाई में अगर आपको पटना नहीं मिल पाता है तो उसे ऑनलाइन ही दूसरी और तीसरी बार मौका मिलेगा, यानी कि आपको उसके लिए दोबारा फिर अप्लाई करना, ये वो करने की दरकार नहीं है। पोर्टल के माध्यम से ही आपको फिर दोबारा भी मौका मिलेगा, किसी अन्य जगह पर दोबारा भी मौका मिलेगा।
अभ्यर्थी को हर जो सूचना है, आपकी चयन अगर नहीं हो पाई संबंधित नियोजन इकाई में, जो आगे आपने प्रेफरेंस में दिया था, उसकी भी सूचना आपको पोर्टल के जरिए मिलती रहेगी। यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी सभी सूचनाएं हैं वो पोर्टल पर ही मिलेगी। इसके लिए आपको श्रम और पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि स्पष्ट समझिए कि अगर आपने संबंधित नियोजन इकाई में अगर आवेदन किया है, वहाँ पर आपने चयन नहीं हो पाया आपका, तो जो दूसरा चॉइस होगा उसके हिसाब से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, अगर एक बार नहीं होती है तो ऑनलाइन ही दूसरी तीसरी मौका जो है आपको मिलने वाला है। उसकी संबंधित सूचना जो है पोर्टल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी प्रकार रहने वाली है। इसके अलावा सेंट्रलाइज और डोमिसाइल आपने मैंने बताया कि वो लागू रहेगी। ये आपको नियुक्ति नियमावली 2022 के कुछ अंश हैं कि प्रक्रिया कैसे होने वाली है और उस नियुक्ति नियमावली 2022 में क्या क्या प्रावधान है। बाकी आज अगर मुहर लग जाती है तो शाम तक या कल तक जो नियमावली है वो पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। उस पर भी नजरें हैं। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है आप तक सबसे पहले हम लेकर के पहुंचेंगे। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे जल्दी और सबसे ऑथेंटिक खबर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है। और हमारा आपसे ये अपेक्षा है कि आप हमें मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।